अब यहां से हम देखो, हाँ बोलो कुछ। हमने पॉइंट और सर्कल टैकल कर लिया, लाइन और सर्कल टैकल कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं दो सर्कल्स की, मतलब बेसिकली अब यहां से दो सर्कल्स की बात होगी, दो या उससे ज़्यादा सर्कल्स की बात होगी। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम कॉमन टेंजेंट से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एसी नहीं चल रहा क्या? हाँ एक बार बोल। तो हम दो सर्कल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कॉमन टेंजेंट से, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने सबसे जनरलाइज्ड वाला केस ले रखा है जिसमें दो सर्कल सेपरेटेड है, ठीक है ना। तो आप इस पे दो तरीके से कॉमन टेंजेंट डाल पा रहे हो। केयरफुली रहो, केयरफुली सुनो। दो तरीके से आप कॉमन टेंजेंट्स डाल पा रहे हो। एक ब्लू कलर से है जिसमें आप देखो तो सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर्स इसके सेम साइड है। ब्लू लाइन की बात करो तो ए और बी जो दोनों सर्कल के सेंटर्स है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन, ठीक है। जल्दी बैठो, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। और जो रेड कलर वाले टेंजेंट है इनके लिए सेंटर्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों तरह के कॉमन टेंजेंट में, एक में बोथ सेंटर्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट और एक में बोथ सेंटर्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द टेंजेंट। कई बार आपको ये फर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें इसको, ये वाले टेंजेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। शॉर्ट में डीसीटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां पर इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। एक देखो, तो ये जो अपने इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है ना, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इनको कई बार दूसरे नाम से भी देखते हैं। एक तो होता है इसका एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो वैसे ही इसका एक और नाम होता है इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इंटरनल कॉमन टेंजेंट, या फिर कई बार इसको एक और नाम देते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो अब इस पे दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक तो कि भाई ये जो कॉमन टेंजेंट्स है इनकी लेंथ बताइए। कॉमन टेंजेंट की लेंथ का मतलब क्या होगा? यहां से यहां तक का हिस्सा, यस और नो, है ना। डायरेक्ट वाला ये हो गया, है ना, और ट्रांसवर्स वाला ये हो गया, या इनडायरेक्ट जो भी हो गया। तो एक तो इनकी लेंथ पे बात हो सकती है, ठीक है, और दूसरी इनकी इक्वेशन क्या। अच्छा, नोन क्या होगा? दोनों सर्कल के इक्वेशन, है ना। तो दोनों सर्कल के इक्वेशन नोन है, तो सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन नोन है तो हमें दोनों के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नोन है और दोनों का रेडियस नोन है, ठीक है ना। तो पहली बात कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या, लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या, ठीक है। दूसरी बात कि इनकी इक्वेशंस क्या। तो अब सबसे पहले बात हम इक्वेशंस की करते हैं, ठीक है ना। तो बात हम इक्वेशंस की करते हैं, तो जरा देखो एक चीज, यहां पर अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो ये रेडियस है, मान लेते हैं R1, ये यहां से क्या हुआ 90 डिग्री, है कि नहीं। और इसको ऐसे मिलाऊं तो ये R2 90 डिग्री, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा ये R1 R2 किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैं कह सकता हूं, इसको मिलाऊं तो, इसको मिलाऊं तो ये फिर 90, ये R1, और इधर मिलाऊं तो ये फिर 90 और ये R2। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि
ये जो डायरेक्ट वाले कॉमन टेंजेंट्स है, इन्होंने जहां पे मीट किया, मान लेते हैं वो पॉइंट M है, और जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है, इन्होंने जहां पे मीट किया, मान लेते हैं वो पॉइंट N है। तो सबसे पहली बात तो AN BM आर कोलिनियर। ANBM आर कोलिनियर, मतलब ये चारों पॉइंट्स एक सीध में होंगे, पहली बात। दूसरी चीज देखो तो कि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के लिए हम क्या कह सकते हैं, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है तो आपको यहां पे एक बात निकल के आ रही है कि अपने पास जो AM अपॉन BM होगा वो R1 अपॉन R2 होगा। तो एक बात यहां निकल के आ रही है कि AM अपॉन BM इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, और ये डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल। डिवीजन कैसा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेगमेंट AB को, पहले AB क्या है, सेंटर्स का जॉइन। AB क्या है, सेंटर्स का जॉइन। तो सेंटर्स का जॉइन जो सेगमेंट AB है उसको M रेडियाई के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये बात हो रही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। बिल्कुल इसी तरीके से जरा देखना तो ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के लिए मैं कह सकता हूं ये सिमिलर है ना। तो सिमिलर है तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि AN अपॉन BN भी क्या होगा, R1 अपॉन R2। तो देखो ये जो रेशियो लिख रखा है इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज आके जुड़ गई कि AN अपॉन BN जो होगा ये भी R1 अपॉन R2 होगा। तो यहां से हमने क्या पाया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सेगमेंट AB को रेडियस के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, जहां डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट काट रहा है, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का मीटिंग पॉइंट सेंटर्स का जॉइन जो सेगमेंट है उसको रेडियस के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और जैसे ये पॉइंट क्लियर हुआ तो अब यहां से मैं कह रहा हूं कि हम ब्लू लाइंस और रेड लाइंस की इक्वेशन निकालना सीख गए। कितने लोग हाथ उठा रहे हो? चलो, जो नहीं उठा रहे हो जरा देखो तो A और B के कोऑर्डिनेट्स नोन होंगे। तो सेक्शन फार्मूला लगाते ही M आ गया और N आ गया, मतलब इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से N आ जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले से M आ जाएगा। अब एक पुराना सिनेरियो, लास्ट क्लास का सिनेरियो कंसीडर करो कि लास्ट क्लास का सिनेरियो कि किसी पॉइंट से टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे लिखते थे। तो किसी लाइन के लिए हम क्या चाहते हैं, कोई मुझे उस पर एक पॉइंट बता दे, कोई मुझे उसका स्लोप बता दे। तो अब आप सोचो, अगर आपको M के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में इस लाइन को लिख लोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इस लाइन को लिख लोगे, और क्या सोच रहे हो कैसे भी करके स्लोप मिले। तो आप या तो B से इस पर परपेंडिकुलर डाल के R2 के बराबर कर दो, या फिर A से इस पर परपेंडिकुलर डालकर R1 के बराबर कर दो। दोनों में से कोई एक जैसे ही इंपोज करोगे तो M की कितनी वैल्यूज मिली, 2। वो M की 2 वैल्यूज क्या इंडिकेट कर रही है, वो M की 2 वैल्यूज इंडिकेट कर रही है कि एक आपको इस लाइन का स्लोप मिलेगा, एक आपको इस लाइन का स्लोप मिलेगा। सिमिलर प्रोसेस से जब आप N आपको पता है तो आप इस रेड लाइन की इक्वेशन मान लो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, है ना, और फिर या तो A से या B से परपेंडिकुलर डाल के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस से इक्वेट करो। फिर से आपको उस स्लोप की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2। तो आपको दोनों रेड लाइन के स्लोप मिल गए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ गया, है ना। तो सबसे पहले तो माइंड में सेट करिए कि दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। हाँ, नो डाउट ये कैलकुलेटिव प्रोसेस है ना। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि आपको फील कराता है कि ये कैलकुलेटिव प्रोसेस है, लेकिन दूसरे तरीके से सोचा तो काम हो गया। तो ये हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। बट पहले यहां से तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ DCT और ICT। क्लैरिटी, ठीक है ना।
अब यहां से बहस को आगे बढ़ाते हैं कि मान लो कि हमें ये जो लेंथ है, ये L लेंथ, ये हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ये L लेंथ हमें चाहिए। अच्छा, नोन क्या क्या है? दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस की लेंथ, नहीं? तो अब अगर हम ये L निकालना चाह रहे हैं तो इतने सिनेरियो से कैसे इसको क्लियर करें, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो अपने पास A क्या है, -G1 -F1, और B क्या है, -G2 -F2, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले तो AB को मिला देते हैं, ठीक है। और मुझे क्या पता है कि दिस एंगल इज 90। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन से पैरेलल एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। इस लाइन से पैरेलल एक लाइन ले लेता हूं जो कि B से पास कर रही। क्या फायदा होगा, जैसे ही हमने उससे पैरेलल लिया है तो ये यहां वंस अगेन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ रहे मेरी बात? तो अगर वो L है तो ये पार्ट भी L है, और देखा जाए तो ये हिस्सा तो निकल जाएगा, मॉड ऑफ R1 - R2। मुझे नहीं पता R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, तो ये हिस्सा हमें दिख गया मॉड ऑफ R1 - R2, है ना। और देखो ये हिस्सा तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गया, L का काम खत्म, नहीं? तो यहां से अगर देखा जाए तो आपको इस L के लिए एक फॉर्मूला मिल रहा है, क्या कि L² इक्वल्स टू क्या, AB², मतलब डिस्टेंस ऑफ A एंड B, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स का स्क्वायर, और माइनस R1 - R2 का होल, है ना। या फिर अगर हम केवल L की बात करें तो यहां से हम कह देंगे इसी का रूट, ठीक है ना। तो अब दिमाग में बिठाओ कि कभी भी केवल लेंथ की बात हो रही है तो अननेसेसरी हम इक्वेशन के चकपचड़े में नहीं जाएंगे, सीधा अपना कैलकुलेट हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नल बोल दो, डायरेक्ट बोल दो, ठीक है। अब हम यहां आते हैं लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। तो जरा देखो, तो अब दिस टाइम हमें इस वाले L की लेंथ चाहिए, ठीक है ना। हमें इस वाले L की लेंथ चाहिए, ठीक है ना। अब फिर से मैंने यहां, अच्छा यहां नोन क्या क्या है वंस अगेन, ये -G1 -F1, ये -G2 -F2, और R1 और R2, ठीक है ना। तो मैंने यहां क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने यहां पर इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है ना। और यहां से ये जो L है इसके पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं जो कि पास कर रहा है कहां से, A से, ठीक है। अब इसका फायदा बताओ क्या हुआ, यहां पर अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये तो एक रेक्टेंगल हो गया, नहीं, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो मैं यहां पर अगर AB को ज्वाइन कर दूं, है ना, तो देखो यहां से आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसमें ये R1 था तो इधर भी R1, ठीक है ना। तो अब अच्छा, वो ब्लू पार्ट L था तो ये ब्लू पार्ट भी L है ना। तो अब देखो यहां पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ना। और आप इस L के लिए एक फॉर्मूला क्या डिराइव कर पा रहे हो, आप इस L के लिए फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे हो, रूट के अंदर क्या, AB² माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब एक बार ये दोनों फॉर्मूले लर्न रखेंगे, है ना। और अब माइंड में सेव करिए कि आपको अब के बाद कॉमन टेंजेंट्स के लिए दोनों बातें पता है, हम उनके लेंथ कैसे निकालते हैं, हम उनकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। और ये क्लैरिटी रखनी है कि अगर हमें लेंथ चाहिए तो इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से
हम बात करते हैं दो सर्कल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस किस नेचर के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बना रखी है, या तो दोनों सर्कल सेपरेटेड है फर्स्ट फिगर, या फिर एक्सटर्नली टच कर रहा है सेकंड फिगर, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है थर्ड फिगर, या फिर इंटरनली टच कर रहा है फोर्थ फिगर, या फिर कॉन्टेनिंग है फिफ्थ फिगर, या फिर कॉन्सेंट्रिक है सिक्स्थ फिगर, है ना। तो दो सर्कल्स के लिए यही 6 पॉसिबिलिटी होंगी। अच्छा, तो इसका मतलब अब के बाद कोई भी सर्कल के क्वेश्चन में आपको जैसे ही दो सर्कल्स की इक्वेशन दिखी तो सबसे पहला मन में क्या आना चाहिए, भाई नेचर क्या है दोनों का, तभी तो उसकी समझ बनेगी, ठीक है ना। तो नेचर क्या है, तो देखो इनके नेचर को डिसाइड करने का बेस्ट वे ये दोनों फिगर्स देते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। अब जैसे देखो अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग है तो ये अपने पास देखो R1 है और ये अपने पास R2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर्स दिख रहा है वो हमें क्या दिख रहा है, सम ऑफ देयर रेडियस के बराबर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो दिख रहा है वो सम ऑफ देयर रेडियस के बराबर, ठीक है ना। और इस वाले केस में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन जो सेंटर्स है वो क्या दिख रहा है, डिफरेंस ऑफ रेडियस का मॉड। मतलब यहां से हमें क्या दिख रहा है, ए बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो सिनेरियो है इन दोनों के बीच का सिनेरियो हुआ, नहीं, अरे एक्सटर्नल टच से थोड़ा सा शिफ्ट करते जाओ, देखो क्या क्या बीच का सिनेरियो का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे देखो इस सर्कल को जैसे ही मैंने थोड़ा सा अंदर शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, नहीं समझ आया, देखो ना थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। और इस सर्कल को थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दो तो क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग, है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों के बीच का सिनेरियो है ये वाला केस, ठीक है ना। तो आपको यहां से दो सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है कि नहीं उसको पता करने का एक आसान तरीका मिल गया कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है, पहली बात तो R1 प्लस R2 से क्या रहे, लेस रहे, तो काटना शुरू कर देगा। और दूसरी बात मॉड R1 माइनस R2 से बड़ा है, ठीक है ना, है ना। तो बेसिकली सेकेंड और फोर्थ फिगर इनके बॉर्डर लाइन को डील करना, ठीक है ना। तो अब अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई तो देखो फर्स्ट फिगर भी टैकल हो गया। इसमें क्या दिखेगा कि इसका मतलब फर्स्ट फिगर में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है वो R1 प्लस R2 से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इस सर्कल को थोड़ा सा भी इधर शिफ्ट किया तो अब ये क्या है, सेपरेटेड है ना। तो इन दोनों बॉर्डर लाइंस के थ्रू हम ये चारों सिनेरियो देख लिए। और अब अगर देखा जाए तो इसके बाद ये इजीली फील हो जाएगा क्या कि इससे क्या है, थोड़ा सा अगर हम इस सर्कल को अंदर की ओर शिफ्ट करें तो फिफ्थ वाला फिगर आ जाएगा, है ना। तो यहां से हमें क्या फील हुआ कि इसका मतलब यहां पर जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है ये क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से लेस होना चाहिए और कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रिक के केस में ये तो सेंटर ही कोइंसाइड कर गए तो ए बी क्या हो गया, 0। कॉन्सेंट्रिक के केस में ए बी अपना 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब के बाद जैसे ही हम दो सर्कल का कोई क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, सम ऑफ रेडियाई, डिफरेंस ऑफ रेडियाई का मॉड, है ना। अपने आप देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि फिगर कैसा बनेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें मैंने साथ के साथ आपको कॉमन टेंजेंट्स भी बना रखे हैं। तो आप देखो यहां पर कितने डीसीटी मिल रहे हैं, 2 डीसीटी एंड 2 आईसीटी, ठीक है ना। इस सेकेंड वाले फिगर में क्या हो रहा है,
डीसीटी तो 2 है लेकिन आईसीटी 1 है, तो यहां पर हम बोलेंगे 2 डीसीटी और 1 आईसीटी। ठीक है, अरे फोकस रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस वाले फिगर में हमें क्या दिख रहा है, आईसीटी नहीं होगा, तो ओनली 2 डीसीटी। ठीक है ना, और इस वाले फिगर में एक ही डीसीटी है ना, तो यहां पे हम बोलेंगे 1 डीसीटी है ना, और इन दोनों फिगर्स के लिए हम बोलेंगे नो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट। तो ये स्लाइड आपको एक से ज्यादा सर्कल्स के लिए कैसा उनका नेचर होगा, उन पर कॉमन टेंजेंट्स के क्या सिनेरियो होगा, वो सब सजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब यहां से अब हम एंटर करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स में। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें पहला सिनेरियो है जिसमें S1 और S2 दो सर्कल्स हैं। ठीक है ना, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट P एंड Q, है ना। तो अब आप ये सोच के देखो कि P और Q से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो बेसिकली मैंने वो वेरिएबल सर्कल ब्लू से बना रखा है। ठीक है ना, तो अगर आप फैमिली ऑफ कर्व्स का कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप ये जो वेरिएबल सर्कल है ब्लू से बना हुआ, इसके इक्वेशन को कितने अननोन में मान सकते हो, एक अननोन, है ना। मतलब आप ये जो वेरिएबल सर्कल है इसको आप अज्यूम कर सकते हो S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज आर्बिट्ररी। ठीक है ना, लैम्डा इज आर्बिट्ररी और साथ के साथ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। अब ये क्या सिनेरियो है ना, क्यों, तो लैम्डा अगर -1 लोगे तो 2 डिग्री का टर्म ही कट जाएगा, है ना। लैम्डा अगर -1 लोगे तो देखो तो जरा 2 डिग्री का टर्म ही कट जाएगा। इन दोनों को घटा के देखो तो घटाओगे तो ये और ये पार्ट कट जाएगा, है ना। तो ये सर्कल तो रहा ही नहीं, क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इसका मतलब कभी भी हम S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल 0 लेके चल रहे होंगे तो माइंड में रखेंगे लैम्डा -1 नहीं हो सकता। बट अब एक और बात सोचो कि कोई भी किसी भी लैम्डा के लिए अगर हम S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल 0 लेके चल रहे हैं तो उसका PQ से पास करना तो मस्ट है। इसका मतलब S1 माइनस S2 इक्वल 0 भी जो चीज आ रही है उसका PQ से पास करना मस्ट है ना। तो इसका मतलब S1 माइनस S2 इक्वल 0 हमें फील क्या करा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, है ना, और उसका PQ से गुजरना मस्ट है। तो यहां से तुरंत क्लैरिटी आई कि इसका मतलब ये जो रेड से लाइन बनी हुई है इसको हम क्या लिख पाएंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, है ना। जरा इस S1 माइनस S2 इक्वल 0 का फील लो, तो S1 माइनस S2 इक्वल 0 का फील लो तो ये कट के क्या हो गया है, 2 G1 माइनस G2 इंटू X प्लस 2 F1 माइनस F2 इंटू Y और प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अभी आप मान के चलो कि फैमिली ऑफ सर्कल के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसी ये जो लाइन हमने ऑब्टेन किया इसी को हम कहते हैं रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना। अब इसके सबसे पहली बात फील करो कि रेडिकल एक्सिस जो है ये ऑलवेज सर्कल के मीटिंग पॉइंट से पास तो करना ही करना है, बोलो। रेडिकल एक्सिस जो है ऑलवेज सर्कल के मीटिंग पॉइंट से पास तो करना ही करना है, ठीक है ना। अब जरा एक चीज सोचो, मान लेते हैं इसका सेंटर है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है -G1 माइनस F1 और इसका सेंटर है B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -G2 माइनस F2 दूसरे, ठीक है ना। तो जरा देखो तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं स्लोप ऑफ AB, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ AB हमें क्या दिखा, F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2। और जरा इसका स्लोप देखो तो क्या आ रहा है ना, माइनस ऑफ
G1 माइनस G2 और अपॉन F1 माइनस F2। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फील हुआ? क्या इंटरेस्टिंग फील हुआ कि इसका मतलब इन दोनों का सेंटर जहां पर है ना, उसको जैसे ही हम मिलाएंगे, है ना, इन दोनों का सेंटर जहां पर है उसको जैसे ही हम मिलाएंगे तो यहां पर क्या बन जाना है, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें यहां क्या क्लैरिटी आई कि S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 जो लाइन हमने ऑब्टेन किया, अगर ये दोनों सर्कल्स रियल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सुनो ध्यान से दोनों बातें, अगर ये सर्कल्स रियल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो हर हाल में ये जो रेड लाइन है S1 माइनस S2 इक्वल 0, इसका दोनों के मीटिंग पॉइंट से गुजरना मस्ट है। ठीक है ना। और अगर ये नहीं मीट कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये नहीं मीट कर रहे हैं कौन, दोनों सर्कल, तो इसका मतलब रेड लाइन, अरे दो सर्कल नहीं मीट करने का मतलब क्या हो रहा है, दे आर मीटिंग एट इमेजिनरी पॉइंट, यही ना मतलब हुआ, क्योंकि उनको सॉल्व करोगे तो आपको रियल रूट्स नहीं मिले, है ना। तो अगर दो सर्कल सेपरेटेड है या कॉन्टेनिंग है तो उस केस में ये जो S1 माइनस S2 इक्वल 0 आप सोचोगे, है ना, उसको भी इनसे सेपरेटेड होना मस्ट है। तो वहां पे उसको ट्रेस करने का तरीका क्या होगा, तो पहली बात तो हर हाल में सेंटर्स के जॉइन से परपेंडिकुलर होगी वो लाइन, बोलो, है ना। और इसमें एक और बात आने वाली है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी फिगर में हम समझेंगे कि रेडिकल एक्सिस का कब किस सिनेरियो में, ध्यान दो, किस सिनेरियो में सिग्निफिकेंस क्या है। अभी कुछ मत बोलो, कोई पैरेलल थॉट नहीं, नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। पहले ये यहां तक क्लैरिटी है क्या सबको? अब जरा देखो, एक सिनेरियो है जिसमें एक सर्कल है S इक्वल टू 0 और एक लाइन है L इक्वल टू 0 और सर्कल लाइन को P और Q पर काट रही है ना। तो फिर से देखो, मैं कहूं P और Q से आप कितने सर्कल्स पास करा सकते हो, इनफाइनाइट, नहीं? तो ये आपको यहां पर S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 से मजे से आ जाएगा। बोलो, जहां लैम्डा क्या है, आर्बिट्ररी, है ना, लैम्डा इज आर्बिट्ररी। ठीक है ना। अब लैम्डा बदलते जाओगे, मेंबर चेंज होता जाएगा। तो इसका मतलब अब के बाद अगर आपको एक सर्कल और एक लाइन के मीटिंग से सर्कल की इक्वेशन माननी है, अच्छा चलो एक पुरानी बात, एक सर्कल को मानने में कितने अननोन्स की जरूरत है, 3। तो हर वो तरीका जो अननोन कम करे बहुत बढ़िया है। तो हम फैमिली ऑफ लाइंस में भी लैम्डा का इस्तेमाल करते थे, बट वो उतना फ्रूटफुल नहीं था। वहां अपने पास एक ऑल्टरनेट मेथड होता था, क्या, दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो। यहां पर ये तो बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि अननोन होते हैं 3, उन 3 अननोन को ये बना देता है 1। ठीक है ना। अब चलो, ये क्लैरिटी आई सबको? अब यहां एक बात है, जरा सोचना तो, कि एक एक्सप्रेशन है अपने पास S प्लस लैम्डा L और एक एक्सप्रेशन है अपने पास S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। दोनों में से बेटर लुक का एक्सप्रेशन कौन होगा, फर्स्ट की सेकंड? दोनों में से बेटर लुक का एक्सप्रेशन कौन सा होगा, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में लैम्डा के साथ क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री है, सेकंड में लैम्डा के साथ क्या है, लीनियर है ना। तो अगर हम ये समझ रखते हैं तो अब जरा देखो, तो मैंने फर्स्ट सिनेरियो को यहां रिकंसीडर कर लिया, जिसमें S1 इक्वल 0 एक सर्कल है, S2 इक्वल 0 दूसरा सर्कल है, ध्यान दो, S2 इक्वल 0 दूसरा सर्कल है ना, और दोनों एक दूसरे को P और Q पर काट रहे हैं और P और Q से पास करने वाले वेरिएबल सर्कल की हम बात यहां कर रहे हैं। ठीक है ना। तो P और Q से पास करने वाले वेरिएबल सर्कल की हम बात यहां कर रहे हैं। तो एक तो हम इसको क्या कहते थे, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल 0, लैम्डा किसी के साथ रख लो। अब इसका और बेटर सिनेरियो आ गया, एक्चुअली ये रेड वाली लाइन तो हमें पता है ना क्या है, S1 माइनस S2 इक्वल 0, है ना। तो मैं इसका एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो रख सकता हूं कि अपने ये जो ब्लू सर्कल है वो S1 और लाइन से पास कर रही है, या S2 और लाइन से पास कर रही है, नहीं,
तो दोनों में से कोई एक। तो मैं अगर इसी सर्कल की इक्वेशन को मानूं S1 प्लस लैम्डा टाइम्स, तो क्या इसका लुक बेटर होगा? बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लैम्डा के पार्ट पे 2 डिग्री ना होके क्या है? लीनियर है ना। तो अब अपने पास फाइनल ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं। कभी भी आपको एक सर्कल और एक लाइन से पास करने वाले सर्कल को मानना है तो आप मान लोगे S प्लस लैम्डा L। कभी भी आपको दो सर्कल की मीटिंग से पास करने वाला सर्कल मानना है तो आप मान लोगे S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, और S1 की जगह हम S2 भी लेने को फ्री है। बस लैम्डा के साथ कौन सा पार्ट रख लेंगे? रेडिकल एक्सिस का जो एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा पहले हम रेडिकल एक्सिस के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो जरा देखो, यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहां पे मैं बोलूं कि लेट S1 एंड S2 बी द टू सर्कल्स, be the two given circles, then S1 minus S2, then S1 minus S2 equals to 0 is called radical axis of these two circles, radical axis of these two circles, रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल्स, ठीक है ना। अब देखो, एक हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जैसे हम इसके सेंटर्स को मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? परपेंडिकुलर। मतलब यहां से हम क्या कहेंगे कि रेडिकल एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, ठीक है ना। अब एक मजेदार बात और सुनो, जरा देखो तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम किया रेडिकल एक्सिस पर RH, ठीक है ना, RH, ठीक है। अच्छा चलो एक बार को मान लेते हैं कि RH एक वेरिएबल पॉइंट है, अभी रेडिकल एक्सिस पर नहीं है, RH एक वेरिएबल पॉइंट है ना। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे दोनों पर डाले गए टेंजेंट की लेंथ सेम है ना। तो अब यहां पे मान लो मैं कहता हूं कि लेट, एक काम करते हैं, इसको अभी यहां से मिटाते हैं और बोलते हैं कि लेट RH be a variable point such that length of tangents drawn from R on the two circles अरे पन्ने मत पलटो, R इक्वल, मान लेते हैं R कोई ऐसा वेरिएबल पॉइंट है जहां से लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स इक्वल है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का शॉर्टकट क्या होता है? ST, है ना। तो मतलब बेसिकली यहाँ रूट S1R इक्वल टू रूट S2R, है ना। तो रूट S1R का मतलब क्या हो गया? देयरफॉर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस 2G1H प्लस 2F1K और प्लस C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, है ना, और प्लस 2G2H प्लस 2F2K और प्लस C2, है ना। अब नोन टर्म्स और HK में चीजें हैं तो H की जगह X और K की जगह Y रख देते हैं। तो देयरफॉर लोकस ऑफ R इज कुछ अच्छा दिखा क्या? 2G1 माइनस G2 इंटू X प्लस 2 F1 माइनस F2 इंटू Y और प्लस, है कि नहीं? तो इसका मतलब जिस R की हम बात कर रहे हैं वो कहां पर हो? रेडिकल एक्सिस,
मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू और आ गया कि एक ऐसा चलता फिरता पॉइंट जिससे दोनों सर्कल पे डाले गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो, है ना, तो उसका पाथ जो है वो कहलाएगा रेडिकल एक्सिस, और वो और कुछ नहीं, क्या आता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो देखो यहां से अगर मैं कह रहा हूं ये R है अपने पॉइंट, ठीक है ना, तो आपको R से दोनों सर्कल पे डाले गए टेंजेंट की लेंथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है ना। तो आपको यहां से क्या मिला, पहला पॉइंट मिला कि रेडिकल एक्सिस सेंटर के जॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, और इस पर कोई भी पॉइंट से अगर पॉसिबल है टेंजेंट डालना तो दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी। अच्छा ये बताओ क्या किन्हीं भी दो सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस डिफाइंड होगा? कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें रेडिकल एक्सिस हम नहीं निकाल पाएंगे? निकाल सकते हैं लेकिन कुछ भी, हाँ हाँ, जब दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हैं तो फिर रेडिकल एक्सिस नहीं आएगा, क्योंकि S1 माइनस S2 उस केस में सारा XY का टर्म ही कट गया। तो अगर दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो हर हाल में फिर रेडिकल एक्सिस आना ही आना, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें, पहला है ना, अरे बात नहीं, radical axis will be perpendicular, radical axis will be perpendicular, radical axis will be perpendicular to the segment, to the segment joining the centers of the circle, joining the centers of the सर्कल। दूसरा पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन, टेंजेंट्स ड्रॉन from a point on the radical axis, length of tangent drawn from a point on the radical axis, on the radical axis to the two circles will be equal, to the two circles will be equal। अच्छा पता है विल बी इक्वल, इसका मतलब जरा सोचो तो कि अगर दो सर्कल पे कोई कॉमन टेंजेंट है तो रेडिकल एक्सिस उसको क्या कर जाएगा, बाइसेक्ट कर जाएगा, नहीं? सोच के देखो, दो सर्कल पे कोई कॉमन टेंजेंट है, देखो ना यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पर कोई कॉमन टेंजेंट है तो ये वो पॉइंट है जिससे दोनों सर्कल पे टेंजेंट डाले जा रहे हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन को समझते हैं तो हर हाल में कॉमन टेंजेंट क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यस और नो? ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं यहीं पे एक तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा रुको इसको ऊपर, यहां से हम कह सकते हैं एक तीसरा पॉइंट निकल के आएगा कि रेडिकल एक्सिस विल बाइसेक्ट द, रेडिकल एक्सिस विल बाइसेक्ट the common tangents of the two circles, common tangents of the two circles, ठीक है ना। और एक चौथा पॉइंट कि इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रेडिकल एक्सिस विल नॉट बी डिफाइंड। इन case of two concentric circles, of two concentric circles, their radical axis will not be defined,
विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है ना। अब जो अभी हमने वहां फिगर्स 6 बनाए थे, उनमें अब हर केस में हम रेडिकल एक्सिस को फील कर लेते हैं, ठीक है ना। एक काम करता हूं, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। तो हर केस में हम रेडिकल एक्सिस को फील करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने यहां पे पहला सिनेरियो है जब सर्कल्स आर सेपरेटेड, ठीक है ना। तो जब सर्कल्स आर सेपरेटेड तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई ए बी से परपेंडिकुलर हो, ए बी से, और कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करें। बात समझ आ रही है? कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करें। तो जरा देखो तो यहां पर एक रफ आइडिया ले, तो ये और ये समझ रहे हैं क्या? रुको ना, यहां से मैं ऐसे पकड़, बोलो ना हाय ना सब लोग, ठीक है ना। तो ये अपने पास, अगर अपने ये सर्कल की इक्वेशन है S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल 0, तो इस वाली ग्रीन लाइन को हम क्या कह रहे हैं? S1 माइनस S2 इक्वल 0। देखो ये ब्लू सेगमेंट को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है और रेड सेगमेंट को भी 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, और इसके साथ के साथ यहां पर क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है, ये अपना 90 डिग्री भी है, ठीक है ना। जरा सोच के देखो तो, कभी ये ए बी सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर जाएगी क्या? बिल्कुल कर जाएगी। जैसे ही ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, जैसे ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, तो पहली बात तो देखो उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे, और उस केस में अपने ये जो ग्रीन लाइन है ये ए बी सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर जाएगी। क्लैरिटी? अच्छा, यहां ये क्लैरिटी क्यों जरूरी थी? क्योंकि सर्कल्स मीट नहीं कर रहे, है ना। और रेडिकल एक्सिस, अगर सर्कल मीट नहीं कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस भी दोनों में से किसी सर्कल को मीट नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो फैमिली ऑफ कर्व का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अच्छा, 2 सर्कल मीट नहीं कर रहे मतलब दे आर मीटिंग एट इमेजिनरी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम कैसे ट्रेस करते कि रेडिकल एक्सिस क्या है, ठीक है ना। तो यहां तो हमें दिख गया, ठीक है ना। अब सेकंड फिगर में जरा देखो, जबकि 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस क्या। तो अब देखो क्या क्या रेडिकल एक्सिस के साथ क्या क्या मजबूरी है। एक तो उसको अगर सर्कल मीट कर गए तो उस मीटिंग पॉइंट से पास करना मस्ट है, फैमिली ऑफ कर्व के थ्रू, ठीक है ना। और दूसरा कि सेंटर के जॉइंट से क्या होना होगा? परपेंडिकुलर होना होगा। तीसरा कि कॉमन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट, है ना। तो आप देखो तो आपको यहां पर ये रेड वाली लाइन ही है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, जहां ये S1 इक्वल टू 0 है। एकदम अच्छी वाली क्लैरिटी, ठीक है ना। अब सुनो, मजेदार क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कॉमन टेंजेंट्स के इक्वेशन निकालना एक कैलकुलेटिव सिनेरियो है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करेगा पता है? 2 सर्कल की इक्वेशन दे देगा और बोल रहा है क्या, इसके इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स बताओ। आपने जब सर्कल का नेचर चेक किया तो दिखा और ये तो एक्सटर्नली टेंजेंट है। तो अगर ये एक्सटर्नली टेंजेंट है तो इसका मतलब जो इनका रेडिकल एक्सिस है वही इनका आईसीटी है ना। तो यहां पर ये अपने को साथ के साथ आईसीटी भी फील हो रहा है। आईसीटी की पहचान क्या होती है? सेंटर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो आपको सेकंड सिनेरियो में आपको खाली कॉमन टेंजेंट ही नहीं मिल रहा, आप ये भी कह सकते हो कि रेडिकल एक्सिस के थ्रू आपको इंटरनल कॉमन टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है। अब ये आया अपना थर्ड सिनेरियो, है ना, जिसमें सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। तो यहां तो एकदम क्लैरिटी है ना, हर हाल में इनके मीटिंग से पास कराना होगा। तो अगर इनके मीटिंग से पास कराना होगा तो अपने को तो बस इसको ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ही ज्वाइन करोगे ये अपनी वो लाइन आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ ये सर्कल है S1 इक्वल टू 0, ये सर्कल है S2 इक्वल टू 0, तो दिस इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब सुनो मेरी बात, तो
अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया तो अब यहां पर ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, रुको थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, ये जो पोर्शन है अपना पी क्यू, इस पी क्यू की लेंथ निकालना बहुत ही आसान हो गया। अरे कहाँ देख रहा है? इस पी क्यू की लेंथ निकालना बहुत ही आसान हो गया। अब सोच के देखो, अगर नॉर्मल सिनेरियो में देखो तो आपको पी क्यू का मतलब दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड निकालने का, दो सर्कल का लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालने का पहला थॉट क्या आता है? सॉल्व करें, है ना। हम तो दो लाइन ही नहीं सॉल्व करते थे, तो दो सर्कल कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना। तो हमें जैसे ये पी क्यू की लेंथ निकालने कहा तो तुरंत अपना जो हमने लाइन एंड सर्कल में सीखा था कॉर्ड की लेंथ निकालना, उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है ना। अब आप सोचो, अगर हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो पता है -G1, -F1, तो जरा सोचो तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ बोल दूं C, तो आप देखो तो ट्रायंगल APC है ना, में ये अपना क्या हुआ? R1, बोलो ना। ठीक है ना। तो आप देखो तो यहां से हम तुरंत ये H की लेंथ निकाल लेंगे, बोलो, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां पर ये क्या है? 90 डिग्री है। और तब उस केस में लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ इक्वल्स टू हम क्या बोल देंगे? 2 टाइम्स रूट के अंदर R1 स्क्वायर माइनस X1। तो यहां से अब के बाद लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड भी सॉर्टेड आउट है। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर इस वाले केस में अगर हम आए, ठीक है ना, तो इस वाले केस में जबकि इंटरनली टचिंग है, ये मान लो अपना S1 इक्वल्स टू 0 है, ये मान लो अपना S2 इक्वल्स टू 0 है, तो आपको यहां पर ये जो कॉमन टेंजेंट है यही अपना रेडिकल एक्सिस, क्योंकि मीटिंग से पास करना मस्ट है ना, सेंटर के जॉइंट से परपेंडिकुलर होना। ठीक है ना। तो अब देखो, अच्छा इस वाले केस में अपने को ये देखो, इस वाले केस में अपने को लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड दिखा, इस वाले केस में टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं? एक ही। तो अब ये भी यूज होता है। और ये कौन सा वाला है जरा देखो तो, ये कौन सा है? ये अपना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है ना। तो अब ये भी यूज होता है कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में। आपको पता चला दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने बोला, और पता चला नेचर चेक किया तो ये इंटरनली टचिंग था, तो नेचर चेक किया तो ये इंटरनली टचिंग था, तो उसमें सीधा रेडिकल एक्सिस नहीं हमें वो कॉमन टेंजेंट दे दिया, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है ना। तो यहां से साथ साथ कॉमन टेंजेंट की भी क्लैरिटी आ रही है। और अब ये वाला सिनेरियो देखो, जिसमें फिर से दो सर्कल्स की मीटिंग नहीं हो रही, क्योंकि एक सर्कल दूसरे में कॉन्टेनिंग है। ठीक है ना। तो अब यहां रेडिकल एक्सिस की अगर हम बात करें, तो रेडिकल एक्सिस के लिए हमें यहां क्या ध्यान रखना पड़ेगा? अब यहां तो कॉमन टेंजेंट है नहीं, हर जगह तो हम आ जाइए, देखो फोकस रहो। अब यहां पे हम कैसे सोचे कि कहां पे रेडिकल एक्सिस होगा? पहली बात तो दोनों सर्कल मीट नहीं कर रहे, है ना, तो रेडिकल एक्सिस जो आएगा वो भी मीट नहीं कर, मतलब सेपरेटेड होगा, बाहर की ओर कहीं होगा। ठीक है ना। अब बाहर की ओर कहीं होगा तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसा लोकस सोचे जिससे दोनों सर्कल पे जब हम टेंजेंट डालें तो लेंथ में क्या हो? सेम। दोनों सर्कल पे जब हम टेंजेंट डालें तो लेंथ में सेम हो। ठीक है ना। तो आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो यहां पर ये इसके जो पोजीशन आपको फील होगा, वो पोजीशन आपको फील होगा कुछ ऐसा, वो पोजीशन आपको फील होगा कुछ ऐसा। दिख रहा है क्या? है ना। मतलब आप इसको बोलोगे S1 माइनस S2 इक्वल 0, जिसमें हम यहां पर अगर टेंजेंट डालेंगे तो देखो लेंथ में सेम होगा। जैसे एक रफ आइडिया लिया, है ना, जैसे मान लो हमने यहां पर ये टेंजेंट डाला, ठीक है ना, तो इधर जब इस पे टेंजेंट डालेंगे तो ये कुछ ऐसा ही तो आएगा। मेरी बात समझ आ रही है क्या सबको?
ये कुछ ऐसा ही तो है ना। तो ये L है तो ये भी L होगा, है कि नहीं? ठीक है। तो अब एक बार इसको घर पे तबीयत से माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना। इनसे बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता, है ना। एक बार ये क्लैरिटी आ गई तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाना, ठीक है ना। तो अब हमारे पास अब रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट एकदम सुपर क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां से सीधा सीधा हम क्वेश्चंस में एंटर करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चंस की बात करें, हाँ बोलो ना। अब जब यहां से क्लियर हो गए तो अब इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बात नहीं, बिल्कुल फोकस रहो। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the points of intersection, passing through the points of intersection, the points of intersection of the circles, of the circles, एक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 10y, बात बिल्कुल मत करो, 10y माइनस 7 इक्वल 0। मैंने जानबूझ के यहाँ क्वेश्चन पहले से नहीं लिख रखा है कि जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप उसको सेंस करो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा ग्रिप आएगा। टफ चीज़ है इसलिए मैंने पहले से नहीं लिख रखा है, ठीक है ना। तो जब मैं पढ़ रहा हूं तो उसको फील करो, ठीक है ना, बात करने में टाइम मत खराब करो। और दूसरे सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड, अब एंड के बाद वेरियस पॉसिबिलिटीज है, मतलब हमें एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, ठीक है ना। अब एंड, अब इसमें फर्स्ट लिखते हैं हैविंग x प्लस 2y, हैविंग x plus 2y minus 1 equals to 0 as one of its normal, one of its normal, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो, जैसे ही हमने देखा दो सर्कल्स के मीटिंग से पास का सर्कल, दिमाग में क्या आ गया कि भाई एक अननोन में तो इसको मान लेंगे, है ना। और अब कोई ना कोई एक क्लू होगा जिससे वो अननोन निकले आएगा, ठीक है ना। अब आप देखो यहां क्या बोलोगे, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, हाँ, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी S1, किसी एक का इस्तेमाल करो, तो मैं दूसरे वाले का इस्तेमाल कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 2 और प्लस लैम्डा टाइम्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। बोलो, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो देखो 2x माइनस 4x रफ में करके देख लेते हैं क्या आएगा, 6x प्लस 2y माइनस 10y कितना हो गया, माइनस 8y और माइनस 2 प्लस 7 कितना हो गया, प्लस 5 इक्वल टू, नहीं। तो यहां पर हम लैम्डा टाइम्स ये लिख देते हैं 6x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। और अब हम सोच रहे हैं कि कोई मुझे लैम्डा की वैल्यू बता दे, तो लैम्डा की वैल्यू, तो अब चूंकि ये लाइन इस सर्कल पर नॉर्मल है तो इसका सेंटर पहले हम लिखते हैं, तो सेंटर क्या आएगा, जरा देखो तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस 6 लैम्डा, है ना। तो -1 -3 लैम्डा, और y के कोऑर्डिनेट्स, y के कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 8 लैम्डा, तो क्या बोलेंगे, +4 लैम्डा, है ना। अब क्या कहेंगे, चूंकि वो लाइन इस पर नॉर्मल है तो इट विल सैटिस्फाई the line, it will satisfy the line x plus 2y minus 1 equals to 0. Now we can solve. क्या होगा यहाँ से देखो तो, -1 -3 लैम्डा -2 +8 लैम्डा
एंड -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, वहीं से पढ़ेंगे एंड के बाद कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, एंड साथ में कह रहा है पासिंग थ्रू, बात नहीं, पासिंग थ्रू 0,0, ये तो कहानी खत्म है ना। अब तुरंत यहाँ पे फिर वही बात मान लेंगे, लेट द सर्कल बी ऐसा है ना। अब इट विल सैटिस्फाई, इट विल सैटिस्फाई 0,0, तो यहाँ से क्या आ गया 0 -2 और प्लस लैम्डा इंटू 5 इक्वल्स टू जो भी आता है। ठीक है ना। थर्ड, फिर वही एंड के बाद पढ़ेंगे हैविंग रेडियस 3, हैविंग रेडियस 3 है ना। फिर से वही पुरानी कहानी, मान लेंगे लेट द सर्कल भी ऐसा। ठीक है ना। अब हैविंग रेडियस 3, तो जरा देखो तो यहां पर g का मतलब क्या दिख रहा है, g का मतलब x के कोफिशिएंट का आधा है ना, तो 1 + 3 लैम्डा। f का कोफिशिएंट f क्या दिख रहा है अपने को 1 - 4 लैम्डा, और c क्या दिख रहा है 5 लैम्डा -2 है ना। तो अब यहां से हम क्या बोलेंगे g² प्लस f² - c इक्वल्स टू कितना 9, तो ये आ गया 3 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर है ना, प्लस 4 लैम्डा -1 का स्क्वायर, और माइनस c का मतलब हो गया -5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 9। ठीक है। अब देखो यहां से अब आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through, find the equation of the circle passing through the point of intersection of, passing through the point of intersection of, passing through the point of intersection of x² plus y² equals to 4, comma 2x minus 2y equals to 1, and being tangent to the line, being tangent to the line 3x plus 4y equals to 12, काम ही खत्म। अब जरा देखो तो हम ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसको मजे से क्या मान सकते हैं s प्लस लैम्डा टाइम्स l, तो इसको हमने मान लिया x² प्लस y² प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। और अब यहाँ पर ये जो हमने सर्कल की इक्वेशन मानी, अब इसके लिए क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है अपनी, ये जो लाइन है अपनी, ये इस सर्कल पर टेंजेंट है, जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, कोई मुझे लैम्डा बता दे। तो आप देखो तो यहाँ से इसका सेंटर हम क्या बोल पाएंगे, है ना। तो x का कोफिशिएंट का आधा यानी कि माइनस लैम्डा, और y के कोफिशिएंट का आधा यानी कि लैम्डा। नहीं, यहाँ पे अपने पास ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस लैम्डा कॉमा लैम्डा, और इससे इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी r। नहीं, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या बोल देंगे कि -3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -12 का मॉड और अपॉन 5 इक्वल्स टू रूट के अंदर g² प्लस f² और माइनस c का मतलब हो गया 4 और प्लस लैम्डा, है कि नहीं। ठीक है ना। अब बस इसके बाद जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये सॉल्व हो जाए। ठीक है ना।
फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट पहले नेक्स्ट सिनेरियो एक देखते हैं। यहां से अब आपके सामने आ रहा है फैमिली ऑफ सर्कल्स, family of circles passing through two fixed points, family of circles passing through two fixed points a x1 y1 and b x2 y2। ठीक है, अब बताओ दो पॉइंट से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, आपको एक ऐसा वेरिएबल सर्कल चाहिए, ये ब्लू वाला, जिस पर कोई दो फिक्स पॉइंट है, एक है ए और एक है बी, है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2। ठीक है ना, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2। ठीक है ना। तो हम इसको एक अननोन में कैसे माने, है ना। तो हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पर एक सर्कल लिखते हैं जिसका डायमीटर है ए बी। एक सर्कल लिखते हैं जिसका डायमीटर है ए बी, जो कि मजे से लिखा जा सकता है। यस और नो? ठीक है, मजे से लिखा जा सकता है ना। और एक लाइन लेते हैं ए बी, इसको भी मजे से लिखा जा सकता है ना। तो अगर देखा जाए तो यहां पर मैं एक सर्कल लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर, ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहां पर मैं इसको SD बोल देता हूं, इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, और जरा देखो तो हम एक लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी हम क्या कह सकते हैं, y माइनस y1 और इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन और x माइनस x1। ठीक है ना। तो यहां से मान लो ये जो लाइन है ये अपनी l इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सॉल्व होके अपनी आ गई l इक्वल टू 0। अगर देखा जाए तो ये जो ब्लू सर्कल है, जो वेरिएबल सर्कल है, जो कि ए बी से पास कर रहे हैं, है ना, इसके हम मजे से इक्वेशन एक अननोन में मान सकते हैं SD, है ना। अब ये बहुत यूजफुल चीज है। ठीक है ना, दो पॉइंट से सर्कल को एक अननोन में मानने का ये बेस्ट वे है। ठीक है ना। अब जैसे देखो अपने पास एक क्वेश्चन आया कि लेट A00 B3,3 और C1,5। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स है ना। मतलब बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, विद द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब कह रहा है फाइंड द circumcircle ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एक पुरानी बात रिकॉल करो, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन होते थे तो उस ट्रायंगल के सर्कमसर्कल को लिखने का हमने बहुत मस्त तरीका सीखा था वहां, थ्रू फैमिली ऑफ कर्व्स।
क्या था, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इक्वल टू 0, और उसको फोर्सफुली क्या बना देते थे, सर्कल, है ना। अब अगर तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो अपने पास अभी तक चॉइस क्या था कि सर्कमसेंटर पहले निकाल, मान लें इसका सर्कमसेंटर P अल्फा कॉमा बीटा और वो ए बी सी से इक्विडिस्टेंट होगा, अल्फा बीटा को सॉल्व करते, फिर सेंटर आता, फिर रेडियस आता और सर्कल की इक्वेशन आती। अब यहाँ पे अपने पास एक बेटर तरीका है, क्या, मैं एक काम करूंगा, ए और बी को डायमीटर मानता हुआ एक सर्कल लिख लूंगा, है ना। तो आप सोचो, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, या लेट क्या लिखना है इसमें, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर, वन ऑफ इट्स डायमीटर। इसमें आपके पास चॉइस है, आप कोई भी दो सुटेबल पॉइंट ले सकते हो जिसकी लाइन की इक्वेशन निकालना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या बोलोगे, x माइनस 0 x माइनस 3 प्लस y माइनस 0, ठीक है ना। और क्या, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या दिख रहा है, सीधा y इक्वल्स टू x, स्लोप है 1, बोलो ना, तो y इक्वल्स टू x। तो हम बोलेंगे लेट द सर्कल थ्रू ए बी, लेट द सर्कल थ्रू ए कॉमा बी क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x और प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमने किस टेक्निक से मान लिया, एच डी प्लस लैम्डा टाइम्स एल। और अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे लैम्डा बता दे, तो अब मैं बोलूंगा इट विल सैटिस्फाई है ना C1,5, C1,5। तो जैसे ही हमने 1,5 डाला तो 1 प्लस 25 माइनस 3, है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। लैम्डा रखते ही हमें क्या हो गया, क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया, ठीक है ना। तो अब के बाद 3 पॉइंट से सर्कल लिखना है तो ये बढ़िया तरीका है। हाँ, वो तो देखने वाली बात है ना, मैं तो यहाँ पे तरीका ये बता रहा हूँ। राइट एंगल हो गया तो पुरानी बातें तो सब लागू हो ही रही, ठीक है ना। राइट एंगल है तब तो अच्छी बात है ना। मैं तो आपको एक जनरल तरीका यहाँ बता दिया, ठीक है ना, कि भाई ए बी डायमीटर मानता हुआ एक सर्कल लिख लो और ए बी की इक्वेशन लिख लो और फिर जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसको अज्यूम कर लो, ठीक है ना। अब एक चीज और देखो, 4 पॉइंट्स के कॉन्साइक्लिक होने की अगर बात हुई तो भी ये बेस्ट तरीका है। किसी 3 से निकालोगे और चौथे से उसको सेटिस्फाई कराओगे, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन है इफ 4 points, if 4 distinct points क्या A 2,3 B 0,2, ठीक है ना, C 4,5 एंड D 0,T are concyclic, then find the sum of all possible values of t. Find the sum of all possible values of t. अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो रफ में इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं या बी सी, दोनों में से कोई भी, ए बी बी सी सी ए में से कोई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ ए बी रफ वर्क करते हैं,
इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, तो y माइनस 2 और इक्वस टू 3 माइनस 2 1 और अपॉन 2 माइनस 0 2, ठीक है ना, और इनटू x माइनस 0, है ना। तो अरे ध्यान दो, यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वस टू 0, है ना। तो अब मैं बोलूँगा लेट द सर्कल थ्रू a कॉमा b, लेट द सर्कल थ्रू a कॉमा b, b क्या लिखेंगे जरा देखना, पहले SD का मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 x माइनस 0 प्लस y माइनस 3 y माइनस 2 और प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैंने सेटिस्फाई करा दिया, इट विल सेटिस्फाई क्या, C4,5, तो इट विल सेटिस्फाई C4,5। तो C4,5 से पहले तो लैम्डा निकालते हैं, इनफैक्ट C4,5 एंड D 0,T, चारों पॉइंट कौन सा एक लिखा ना, तो C4,5 और D 0,T, है ना। तो जरा पहले C4,5 सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये आ गया अपने पास कितना, 4 माइनस 2 इंटू 2, है ना, रुको ना, ऐसे नहीं, 4 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, है ना, प्लस y 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 3 हो गया 2 और 5 माइनस 2 हो गया 3, तो ये हो गया 6 और प्लस लैम्डा टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 4 8 में से 10 गया, है ना। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू कितना है 7, लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 7, ठीक है ना। और अब एक बार 0,T डालते हैं, तो 0,T डालोगे तो ये क्या आ गया अपने पास -2, अच्छा सॉरी x 0 है ना, तो ये हो गया 0 प्लस और यहाँ से t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 और प्लस लैम्डा टाइम्स -2t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब t को क्या रख देते हैं, सॉरी लैम्डा को क्या रख देते हैं 7, तो यहाँ से ये क्या आया ज़रा देखना, t स्क्वायर और -60 -60 और -14t, हाँ -5t और -14t कितना हो गया -19t, है ना, और +6 और +28 कितना हो गया +34 इक्वल्स टू 0, 17 और 2, है ना। तो यहाँ से t आ गया 2 और 17। अब लेकिन देखो यहाँ एक कैच है, कैच क्या है कि देखो जिस पैटर्न पे अपना B है उसी पैटर्न पे D है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे फील हो गया था कि t की एक वैल्यू तो 2 आएगी, नहीं अरे सेटिस्फाई ही तो करा रहे हो, एक वैल्यू तो 2 भी आएगी, पक्की बात है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा केयरलेस हुए तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस समय मैं पढ़ रहा था उसी समय नोटिस हुआ, और कितने लोगों को नोटिस हुआ, अब नोटिस होना चाहिए, पैटर्न सेम था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी एब्सिसा 0 था, वहाँ भी एब्सिसा 0 और चारों सर्कल पर ही तो है, ठीक है ना। और यहाँ क्या कह रहा था, ए 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कायदे से ये 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो अगर आप ये ऑब्जर्वेशन रखे हुए हो तो फिर आप बोलोगे कि ये T2 हो गया रिजेक्ट, तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या बोलेंगे, T इक्वल्स टू 70, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन of a circle, find the equation of a circle which passes through a 1, -2, which passes through a 1, -2 and b
4 comma minus 3 and whose center lie on the line 3x plus 4y equals to 7। फिर वही था नहीं, क्या करेंगे यहां पर हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन और हो गया -2 + 3 यानी कि 1 और हाँ -2 + 3 यानी कि 1 और अपॉन -3, मतलब बेसिकली है ना y + 2 = -1/3 है ना। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, चुप, परेशान कर रहे हो। इसके थ्रू पास करता हुआ लिख रहे हैं y माइनस वाई वन और इक्वस टू, छोड़ो हट 4 - 1 और x - 1। तो अब यहां से देखो ये कितना आ गया -1/3, तो ये अपने पास आ गया 3y और +6 इक्वस टू -x + 1। तो यहां से अपना आ चुका है x + 3y + 5 इक्वस टू 0। तो अब लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, बात नहीं, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी एस डी, मतलब x - 1 x - 4 और प्लस y + 2। अरे मत करो बात, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हर अलग होके बैठो इधर। y + 2 और y + 3 है ना, और प्लस लैम्डा टाइम्स है ना। अब क्या सोच रहे हैं, कोई मुझे लैम्डा बता दो। तो इसका सेंटर हम क्या देखेंगे, तो सेंटर देखो तो यहां पर क्या आ गया x² है ना, और यहां से -5 यानी कि लैम्डा -5x, ठीक है ना, सॉरी x² + y² प्लस लैम्डा -5x प्लस 3 लैम्डा प्लस 5y, 3 लैम्डा प्लस 5y, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म कितना आया 6 4 10 प्लस 10 + 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर हो गया अपने पास, सेंटर हो गया है ना 5 - λ/2 कॉमा है ना -3 λ - 5/2। अब इट विल सेटिस्फाई, it will satisfy 3x + 4y = 7। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 15 - 3 λ/2 और यहां से क्या आ जाएगा -6 λ, ठीक है ना, और -10 = 7। ठीक है। अब देखो, अब एक और सिनेरियो पे हम आते हैं। जैसे अब देखो एक वेरिएबल सर्कल है, ठीक है ना, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दो कि एक लाइन है अपने, ये मान लो लाइन की इक्वेशन है, ये मान लो अपने लाइन की इक्वेशन है Lx + my + n = 0, ठीक है ना। और इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट है ax1 y1, ठीक है ना। तो ये बताओ तो कि पहले हम इस पॉइंट पर इस लाइन को टच करते हुए कितने सर्कल्स फील कर सकते हैं, जितने चाहे उतने, है ना। जैसे मान लो मैं एक छोटा सर्कल बना लूं, ठीक है ना, इसको ले आके आप यहां ऐसे रखो, नहीं, ठीक है। आप बड़ा सर्कल एक बना लो, ठीक है ना, इसको ला के आप यहाँ ऐसे सेट कर सकते हो।
बोलो। तो ऐसे कितने सर्कल्स पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। ठीक है ना, छोटा बड़ा सर्कल उस तरफ एज वेल एज इस तरफ। ठीक है ना, तो आपको ऐसे सर्कल को अगर एक अननोन में मानना है तो तरीका क्या होगा? तो यहां पर हम इसको कहते हैं कि ये सर्कल जो है वो पॉइंट सर्कल और लाइन की मीटिंग से पास करने वाला सर्कल हुआ। पॉइंट सर्कल और लाइन की मीटिंग से पास करने वाला सर्कल हुआ। ठीक है ना, मतलब अगर हम पॉइंट सर्कल का एक्सप्रेशन लिख लें, क्या होगा? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस और इक्वल टू क्या होता? 0, क्योंकि हम तो पॉइंट सर्कल ले रहे हैं, है ना। तो ये हो गया उस सर्कल का एक्सप्रेशन, और प्लस लैम्डा टाइम्स Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो अब देखो, अब यहां एक बात है, यहां पर ये पक्की बात है कि चूंकि पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स L हम लिख रहे हैं, तो ये जो भी हमने वेरिएबल सर्कल माना, इसका A से गुजरना तो मस्ट है, क्योंकि इन मीटिंग है एक दूसरे की, है ना। लेकिन यही होगा, ये कैसे श्योर हुआ? अब एक बार जरा 30 सेकेंड सोचो इसको। मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं कि हमने जो ये सर्कल की इक्वेशन लिखी, ये इसके अलावा इसको क्यों नहीं बोल रहे? समझ रहे हो? इसके अलावा हम इसको क्यों नहीं बोल रहे? रुको एक सेकंड, उसी को क्यों बोल रहे हैं? हाँ, है ना, ठीक है। तो यहां पे कितने लोग बात समझ चुके हैं? अब मान लो अगर आप इस पॉइंट को अज्यूम करो, है ना, तो अगर आप इस पॉइंट को अज्यूम करो तो भाई ये जो चीज है, ये लाइन और सर्कल दोनों पे सेटिस्फाई करने वाली चीज है। बोलो, ब्लू सर्कल और ब्लैक लाइन दोनों पे सेटिस्फाई करने वाली चीज है। तो जब आप यहां रखोगे तो क्या समस्या होगी? ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये ओवरऑल 0 हो ही नहीं पाएगा। क्लैरिटी है ना। तो इसका मतलब हमने जो लिखा है ये वही सर्कल है जो यहां पे बना हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे आके फैमिली ऑफ सर्कल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ में कंप्लीट हो गया। मतलब यहां से अब कंप्लीट है। यही 4 बातें होती है। क्या क्या? 2 सर्कल की मीटिंग से पास करने वाला लाइन, 1 सर्कल और 1 लाइन की मीटिंग से पास करने वाला सर्कल, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, 2 सर्कल की मीटिंग से पास करने वाला सर्कल, 1 सर्कल और 1 लाइन की मीटिंग से पास करने वाला सर्कल, 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास करने वाला सर्कल, एंड 4th वन कि किसी पॉइंट पर, किसी लाइन पर, किसी पॉइंट पर टच करता हुआ सर्कल। ठीक है ना। तो अब देखो ये वाली चीज अगर हम समझ गए तो यहां से अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, find the equation of a circle which find the equation of a circle which touches the line, which touches the line 2x minus y equals to 4 at the point 1 comma minus 2 and passes through 3 comma 4। कुछ बचा ही नहीं, है ना। सेम चीज है यहां पे। अगर देखा जाए तो अपने पास ये जो सिनेरियो है इसमें ये लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और इस पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 कॉमा माइनस 2। ठीक है ना। अरे ध्यान दो, कहाँ देख रहा है? 1 कॉमा माइनस 2। हाँ, ये कह रखा है कि ये जो सर्कल हमें चाहिए इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू कहीं पर 3 कॉमा 4। ठीक है ना। तो अब हम सोच रहे हैं
कि सर्कल को मान लेते हैं एक अननोन में। तो देखो लेट द सर्कल बी, लेट द सर्कल बी, देखो तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर और उसके साथ लैम्डा टाइम्स 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और अब मुझे कोई मुझे लैम्डा बता दे तो कौन बताएगा? इट विल सेटिस्फाई, इट विल सेटिस्फाई 3,4, यानी कि ये हो गया 4 प्लस 36 प्लस लैम्डा और यहाँ से आ गया 6 माइनस 8, यानी कि इसको रखेंगे, काम खत्म। ठीक है। अब जैसे देखो कुछ जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि इफ अ सर्कल सी passing through 4, 0 touches the circle x square plus y square plus 4x minus 6y minus 12 equals to 0 externally at a point 1, minus 1, then radius of the circle C is, अब अपने पास ए ऑप्शन है √57, बी ऑप्शन है 2√5, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। अब देखो यहाँ सिनेरियो क्या है कि एक सर्कल है जो अपने गिवन है ना, ये अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके साथ कि एक सर्कल है C विच इज टचिंग दिस सर्कल, क्या? एक्सटर्नली। कहां पर? एट द पॉइंट 1, -1, है ना। तो हमें ये ब्लू वाली सर्कल का क्या चाहिए? रुको एक सेकंड, हमें ये ब्लू वाली सर्कल का रेडियस चाहिए। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये डिटो सेम क्वेश्चन क्या होगा? यहां पर हम क्या करते हैं, देखो दो रास्ते हैं, या तो मैं ये जो ब्लू सर्कल है इसकी इक्वेशन को अज्यूम कर लूं, कैसे? ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के रिप्लेसमेंट टेक्निक से। ठीक है ना। या फिर आप अगर देखो तो यहां से ये अपने पास, अच्छा नहीं ठीक है, यही बेस्ट होगा क्योंकि सर्कल सी के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है? इट इज पासिंग थ्रू 4, हाँ तो ठीक है, ये बेस्ट है। क्या होगा यहां पर? तो जरा देखो तो मैं इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं यूजिंग द शॉर्टकट t इक्वल टू 0। तो 1, -1 तो क्या होगा? x1 प्लस y1 प्लस, रुको एक सेकंड, x1 प्लस y1 प्लस 2 इंटू x प्लस x1 माइनस 3 इंटू y प्लस y1, है ना, और माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर देखा जाए तो क्या आया? 3x और माइनस 3y माइनस y कितना हो गया? माइनस 4y, और क्या आ गया? 2 और 3 5 और माइनस 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब देखो तो अब यहां से ये ब्लू वाली सर्कल की इक्वेशन क्या मान सकते हैं हम? इस सर्कल की इक्वेशन हम मान सकते हैं क्या? x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस 4y और माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब कोई मुझे लैम्डा बता दे तो इट विल सेटिस्फाई
इट विल सेटिस्फाई 4,0। 4,0 सेटिस्फाई कराओ तो ये हो गया यहाँ से कितना 9 + 1 और प्लस 12 - 7 5 = 0। ठीक है ना। तो यहाँ से देयरफॉर लैम्डा = -2। ठीक है ना। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल सी लिख पाएंगे क्या, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल सी क्या हो गया जरा देखो, तो x² + y² और देखो यहां से -2x और -6x कितना हो गया -8x, फिर +2y और यहां से +8y कितना हो गया +10y, है ना। और यहां से 1 1 2 और +14 कितना हो गया +16 = 0। अब अपने से पूछा क्या था इसका रेडियस हो गया रूट के अंदर 16 + 25 - 16 एंड आंसर इज 5। ठीक है। फिर देखो कह रहा है two circles each of radius 5 units touch each other at the point 1,2 at the point 1,2 if the equation of their common tangents is 4x + 3y = 10, है ना। अब कह रहा है coordinates of the centers of the two circles are alpha, beta and gamma, delta, then find the value of mod के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। अब सुनो यहां पे सिनेरियो क्या है, दो सर्कल्स हैं जो कि 5 रेडियस के हैं, है ना। और कह रहा है दे आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट 1,2। ठीक है ना, एट द पॉइंट 1,2। ठीक है, तो ये अपने 1,2 है। अब कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट इज 4x + 3y = 10। अब देखो अपने पास कॉमन टेंजेंट तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट तो डीसीटी भी हो सकता है, आईसीटी भी हो सकता है। तो एक बार को हमने 1,2 से सेटिस्फाई करा के देखा, तो ये 1,2 को क्या कर रहा है सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये अपने पास इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है ना। अब देखो ये अपने पास इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन दे रखी है क्या 4x + 3y = 10, है ना। तो अब हमें ये जो दो सर्कल्स आ रहे हैं उनके सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने का है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो तरीका होगा उसमें हम फैमिली ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, है ना। फैमिली ऑफ सर्कल लिख के और रेडियस को 5 से इक्वेट कर देते हैं। एक मेथड तो ये है ना, बट यहाँ पे कितने लोगों को पैरामीट्रिक का थॉट आया, यहाँ पे आपका फार बेटर अप्रोच है थ्रू पैरामीट्रिक जाना। बेसिकली यहाँ से अगर देखा जाए तो इससे परपेंडिकुलर लाइन
और क्या 5 डिस्टेंस अवे, आगे भी और पीछे भी। तो यही तो अपना अल्फा बीटा होगा और ये गामा डेल्टा होगा, है ना। तो जरा देखो तो हमें जो tan थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो रेड लाइन के स्लोप कितना है -4/3। तो यहां पर tan थीटा हो जाएगा 3/4 और x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है 1,2। तो मैं वहां पे वो पॉइंट्स लिखता हूं, क्या लिखूंगा 1 प्लस, ये अपनी लेंथ कितनी है 5 है, तो 1 + 5 cos थीटा यानी कि 4/5, है ना, और कॉमा 2 + 3/5, है ना, और सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 2 + 5 × 3/5, है ना, और सेम चीज विथ माइनस साइन, सेम चीज विथ माइनस साइन, ठीक है ना। तो यहां पर नेक्स्ट जो आएगा अपना दिस एंड दिस, इसी में से कोई एक अल्फा बीटा हो जाएगा, कोई एक सॉरी और कोई एक गामा डेल्टा हो जाएगा। तो जरा देखो तो ये अपना क्या आ रहा है 5,5 और ये वाला क्या आ रहा है -3,-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फिर आंसर क्या बोलेंगे, मान लो अपना एक्सप्रेशन ई है, तो ई को हम बोलेंगे क्या, ये हो गया अपने पास 5 + 5 यानी कि 10 और इंटू -4 का मॉड, यानी कि आंसर इज 40।